हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय स्वागत करता हूं अपने चैनल माई स्टडी टाइम पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एक एक करके सारे इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज को कवर करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने झारखंड स्टेट के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं मणिपुर स्टेट को कवर करूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मणिपुर संस्कृत के दो शब्दों से बना है। मणि जिसका मतलब होता है आभूषण, और पुरा जिसका मतलब होता है भूमि, यानी कि आभूषणों की भूमि। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर भी भारत के कई राज्यों की तरह एक प्रिंसली स्टेट था और अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले मणिपुर को भी विकल्प दिए कि या तो इंडिया के साथ चले जाओ या फिर पाकिस्तान के साथ, और मणिपुर ने भारत के साथ जाना स्वीकार किया। 11 अगस्त 1947 को मणिपुर के राजा बुद्धा चंद्रा ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। बाद में 21 सितंबर 1949 को इन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किया और 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। 1956 में मणिपुर को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1956 के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बाद में 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के तहत इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम बात करेंगे कि मणिपुर एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये जो एरिया है इसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा। तो ये सारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर मणिपुर हम देख सकते हैं कि मणिपुर यहाँ पर है। मणिपुर के बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ में ये नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में असम के साथ, साउथ में मिजोरम के साथ और ईस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट एम्ब्लेम है कंगलासा, स्टेट एनिमल है संगाई, स्टेट बर्ड है नोंगिन, स्टेट फ्लावर है लिली और स्टेट ट्री है निंगदो। अब बात करते हैं मणिपुर के इतिहास की। निंगदो कानबो को मणिपुर का पहला राजा माना जाता है। इन्होंने 1405 से लेकर 1359 बीसी तक राज किया। 1129 बीसी से लेकर 44 बीसी तक मणिपुर के इतिहास में ऐसे भी समय आए जब देश में कोई राजा नहीं थे। 1724 में मणिपुर नाम को अडॉप्ट किया गया। 1754 में बर्मा ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब मैं बर्मा बोलता हूं तो इसका मतलब है मॉडर्न डे म्यांमार की बात कर रहा हूं। आई होप कि नामों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब बर्मा ने मणिपुर पर कब्जा किया तो उस समय जो मणिपुर के राजा थे वो थे भाग्य चंद्रा। इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी पर कोई मदद नहीं मिली। फिर इन्होंने अहोम राजा राजेश्वर सिंघा से मदद मांगी और राजेश्वर सिंघा ने मणिपुर को आजाद करने के लिए लगभग 40,000 की सेना भेजी। 1824 से लेकर 1826 के बीच ब्रिटिशर्स और बर्मा के बीच में लड़ाई हुई, जिसे हम एंग्लो बर्मीज वॉर कहते हैं। एक्चुअली बर्मा और ब्रिटिशर्स दोनों नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपना कंट्रोल चाहते थे और यही रीजन था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। बर्मा ने फिर से मणिपुर पर अटैक किया और इस लड़ाई में बर्मा की हार हुई और नॉर्थ ईस्ट का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर में ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को हरा दिया और सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। तो जो सोवर्निटी मणिपुर ने इतने सालों से बना के रखी थी वो खत्म हो गई। मार्च 1944 से लेकर जुलाई 1944 के बीच में मणिपुर पर फिर आक्रमण हुआ और इस बार आक्रमण जापान ने किया। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जापानी आर्मी मणिपुर के थ्रू इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार जापानी फोर्सेस को बहुत नुकसान हुआ और उन्हें वापस बर्मा भागना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी, पर ठीक उससे 4 दिन पहले यानी कि 11 अगस्त 1947 को मणिपुर के राजा भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे, पर यह भी कंडीशनल था। मणिपुर के राजा भारत के साथ इसलिए मिले क्योंकि भारत की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर को ऑटोनॉमी दी जाएगी, इंटरनल मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए आजादी दी जाएगी और इंडियन गवर्नमेंट केवल मणिपुर के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों को देखेगी।
बाकी सारी चीजें जैसे स्टेट को कैसे चलाना है, पॉलिसीज क्या होंगी, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, ये सब मणिपुर खुद देख लेगा। तो जब भारत इन सारी चीजों का एश्योरेंस दिया, तब कहीं जाकर मणिपुर के राजा भारत के साथ मिलने को राजी हुए। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को ये एश्योरेंस दे रखा था कि उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो मणिपुर के राजा 1947 में अपना संविधान भी लेकर आए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस संविधान को नहीं माना। मणिपुर में 1948 में चुनाव भी कराए गए, वहां असेंबली बनी। अब भाई राजा तो यह मान के चल रहे थे कि मणिपुर को ऑटोनॉमी प्राप्त है और इसी वजह से स्टेट के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी। पर इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी प्लानिंग थी कि किस तरह से मणिपुर को बाकी राज्यों की तरह भारत में मिला लिया जाए। और इसके लिए असम के गवर्नर ने असम कांग्रेस के एक नेता देवसर शर्मा को अपना एजेंट बनाकर मणिपुर भेजा। देवसर शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह मणिपुर में रहे, वहां की पॉलिटिक्स को समझे और यदि कोई भी लूपहोल नजर आती है तो उसे रिपोर्ट करें असम के गवर्नर को। बाद में रावल अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति को दीवान बनाकर मणिपुर भेजा गया। और यह जो व्यक्ति था वह राजा के स्थान पर बहुत सारे काम करता था, उनके बहुत सारे कामों में इंटरवीन भी करता था। और यह बात राजा को अच्छी नहीं लगती थी। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर राजा के होते हुए उनके काम में कोई दखलंदाजी करेगा तो फिर राजा की वैल्यू क्या रह जाएगी। और इसी बात से महाराजा जो थे मणिपुर के वह दीवान से खुश नहीं थे। इसके बाद असम के जो गवर्नर थे वह खुद मणिपुर गए और महाराजा से मर्जर की बात की। हालांकि उस समय कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। इधर राजा मर्जर को लेकर तो परेशान थे ही, पर सबसे ज्यादा परेशान थे वह दीवान को लेकर, क्योंकि वो हमेशा उनके काम में इंटरवीन करता था और ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं जाकर गवर्नर से दीवान की शिकायत करता हूँ। और महाराजा ने असम के गवर्नर को टेलीग्राम भेजा और अपने आने की सूचना दी। उन्होंने सोचा कि पर्सनली मिलकर सारी बातें करते हैं। असम के गवर्नर को जैसे ही यह बात पता चली कि मणिपुर के राजा उनसे पर्सनली मिलने के लिए शिलोंग आ रहे हैं, यह बात उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बताई। और इंडियन गवर्नमेंट इसी मौके का इंतजार कर रही थी। 18 सितंबर 1949 को मणिपुर के राजा असम के गवर्नर से मिलने के लिए शिलोंग पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कर लेना, उस समय असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। आज के डेट में दिसपुर है, पर उस समय शिलोंग हुआ करती थी और जो गवर्नर हाउस था वह भी शिलोंग में था। तो इसी वजह से मणिपुर के जो राजा थे वो असम के गवर्नर से मिलने के लिए शिलोंग पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और फिर राज्यपाल ने मर्जर डॉक्यूमेंट, जो कि उन्होंने पहले से ही बनवा रखा था, सारी तैयारियां पहले से कर रखी थी, तो मर्जर डॉक्यूमेंट राज्यपाल ने राजा को दिया और उस पर साइन करने को बोला। पर मणिपुर के जो राजा थे बुद्धा चंद्रा, उन्होंने बोला कि बिना मंत्री परिषद की सहमति के मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कर सकता। पर फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में आकर 3 दिन बाद यानी कि 21 सितंबर 1949 को राजा बुद्धा चंद्रा ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया। और 15 अक्टूबर 1949 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया है। मणिपुर में इंसर्जेंसी का एक लंबा दौर रहा है। मणिपुर के भारत में शामिल होने के जल्द बाद ही वहां अलगाववादी ग्रुप्स खड़े होने लगे और उन्होंने मणिपुर का भारत के साथ हुए मर्जर को खारिज कर दिया। अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग मांगे थी। जैसे कि कुछ ग्रुप्स यह चाहते थे कि मणिपुर को एक अलग देश बना दिया जाए, तो कुछ चाहते थे कि मणिपुर को एक अलग राज्य बना दिया जाए। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ मणिपुर का पहला अलगाववादी ग्रुप था। इसकी स्थापना 24 नवंबर 1964 को हुई थी। 1977 से लेकर 1980 तक मणिपुर में कई और ग्रुप्स खड़े हो गए, जैसे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलाई पाक और कंगलाई पाक कम्युनिस्ट पार्टी। इन ग्रुप्स ने कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस, आर्मी के जवानों और इवन सिविलियंस को भी टारगेट किया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से लेकर 2019 तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई है इन ग्रुप्स के द्वारा। 8 सितंबर 1980 को इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को एरिया ऑफ डिस्टरबेंस का स्टेटस दे दिया था और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत आर्मी को कुछ स्पेशल पावर मिलते हैं, जैसे कि आर्मी बिना वारंट के तलाशी ले सकती है। यदि कोई लॉ ब्रेक करता है
तो आर्मी को इवन गोली चलाने की भी परमिशन होती है। इस एक्ट के लागू होने पर थ्रू आउट मणिपुर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आई होप इरोम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इस एक्ट के विरोध में 16 साल तक भूख हड़ताल की थी। वैसे इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला और यह एक्ट आज भी मणिपुर में लागू है। हालांकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली थोड़ी ढील दी है और 6 जिलों में से इसे पार्शियली रिमूव किया गया है। अब बात करते हैं मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मणिपुर में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है। टोटल 60 असेंबली की सीटें हैं, जिसमें 19 शेड्यूल ट्राइब के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। मणिपुर में अभी बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट की गठबंधन की सरकार है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं। ला गणेशन राज्य के गवर्नर हैं। मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल में है और पीवी संजय कुमार वहां के चीफ जस्टिस हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की। मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं, जिसमें से 6 जिलों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्टेटस प्राप्त है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्राप्त होगी। स्टेट के अंदर कुछ डिसीजंस ये अपने मन से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर के ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इस स्टेट की टोटल एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। मणिपुर में 2 अलग अलग तरह के रीजन हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरा फ्लैट एरिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल एक ओवल शेप्ड वैली में स्थित है, जिसका एरिया लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। सी लेवल से ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 790 मीटर है और इम्फाल जो है, जो कि मणिपुर की राजधानी है, वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका स्लोप नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो चलिए दोस्तों, मणिपुर के ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम और भी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा देश भारत और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और यहाँ पर मणिपुर लोकेटेड है। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मणिपुर में 2 रीजन्स हैं, एक प्लेन वैली और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा प्लेन वैली और इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, वह इसी प्लेन वैली में लोकेटेड है। और इम्फाल के चारों तरफ आप देख सकते हैं हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है। मणिपुर में 4 रिवर बेसिन है, बराक रिवर बेसिन, मणिपुर रिवर बेसिन, यू रिवर बेसिन और लेन रिवर बेसिन। बराक नदी मणिपुर की सबसे बड़ी नदी है। लोकटक लेक मणिपुर का ही नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का झील है। मणिपुर के नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यह 14,365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। मणिपुर में मुख्यतः 4 तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मणिपुर में टीक, पाइन, ओक, निंगदो, बम्बू आदि के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में रबर, टी, कॉफी, ऑरेंज और कैडमम यानी कि इलायची उगाए जाते हैं। चावल मणिपुर के लोगों का मुख्य भोजन है। मणिपुर की इकोनॉमी की बात करें तो इट्स मेनली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कॉटेज एंड ट्रेड ड्रिवन इकोनॉमी। भारत, म्यांमार और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि सर्बिया, आर्कटिक, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आदि देशों से लैंड रूट से भी ट्रेड करता है और यह रूट मणिपुर के 2 शहरों मोरेह और तामू से होकर गुजरता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मणिपुर इंडिया के लिए ईस्ट का गेटवे की तरह काम करता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स और कारीगर मणिपुर में है। मणिपुर का क्लाइमेट और मिट्टी हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी के लिए सुटेबल है। मणिपुर भारत के बम्बू इंडस्ट्री का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। बांस के जंगल पूरे राज्य में लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। तुलिहल एयरपोर्ट मणिपुर का इकलौता एयरपोर्ट है। इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अपग्रेड किया गया है। यह नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक मेन लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में भी काम करता है।
डेमोग्राफिक्स की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक मणिपुर की कुल आबादी 28,55,794 है। इसमें से 14,38,586 पुरुष हैं और 14,17,208 महिलाएं हैं। मणिपुर की 57.2% आबादी वैली में रहती है और 42.8% आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में। वैली में मोस्टली मैती और पंगल यानी कि मणिपुरी मुस्लिम्स रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां मोस्टली नागाज और कुकीज रहते हैं। 1901 में मैती और पंगल को मणिपुर की मेन इथनिसिटी का दर्जा दिया गया था। नागा और कुकी प्रमुख जनजातियां हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 936 महिलाएं हैं। मणिपुर की लिटरेसी रेट 85.4% है। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज मैती और इंग्लिश है। मैती भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में भी लिस्टेड है। मैती और इंग्लिश के अलावा कई कुकी चीन भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी थोडो भाषा है। मणिपुर में कई नागा भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि तंगखुल, पौला और माओ। रिलीजन की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 41.39% लोग हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते हैं, 41.29% लोग क्रिश्चियनिटी और 8.3% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं। मैती समुदाय में बहुत सारे लोग सन्मिहिज्म भी प्रैक्टिस करते हैं। अब एक नजर डालते हैं मणिपुर के आर्ट एंड कल्चर पर। तो सबसे पहले डांस फॉर्म्स की बात करते हैं। सुमंग लीला और फंपक लीला एक तरह का थिएटर का ट्रेडिशनल फॉर्म है। इसे 13x13 के खुले एरिया में परफॉर्म किया जाता है। मणिपुर डांस या जगोई, यह इंडियन क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है। यह हिंदू वैष्णविज्म थीम पर बेस्ड रहता है और यह राधा कृष्ण के रासलीला से इंस्पायर्ड है। थांग ता एक तरह का मार्शल आर्ट्स है जो मणिपुर में लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ और भी फोल्क डांसेस हैं, जैसे कि खंबा थोबी डांस, थबल चोकबा डांस, पुंग चोलम डांस, मणिपुरी संकीर्तन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। मुकना एक तरह की रेसलिंग है जो कि मणिपुर में बहुत ही पॉपुलर है। यूबी लाकपी, इस खेल में नारियल का इस्तेमाल होता है। नारियल को चिकना किया जाता है ताकि वह स्लिपरी बन जाए। फिर एक टीम उस नारियल को लेकर भागती है और कोशिश करती है कि विपक्षी टीम के गोल लाइन को पार कर लिया जाए और दूसरी टीम पहली टीम को गोल करने से रोकती है। आप इसे थोड़ी बहुत रग्बी से कंपेयर कर सकते हैं। उलावबी, यह एक आउटडोर गेम है जिसे मेनली महिलाएं खेलती हैं। हियांग तानबा, यह एक बोट रेस है जिसे लाई हरोबा फेस्टिवल के अवसर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। पुलू, इस गेम को घोड़े पर बैठकर डंडे से खेला जाता था। अंग्रेजों ने इस खेल को देखा और इसे अडॉप्ट किया और इसका नाम चेंज करके पोलो रख दिया। यह खेल आज दुनिया भर में खेला जाता है। मणिपुर में देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। फेस्टिवल्स की बात करें तो निंगोल चाकोबा, सिरुई लिली, याओसांग, ये बेसिकली होली का फेस्टिवल है। मणिपुर में इसे याओसांग नाम से जाना जाता है। ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा धूमधाम से मनाए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो मणिपुर में कई अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि लोकटक लेक, साधु चिरू वाटरफॉल, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जुकू वैली। अब दोस्तों आप बोलोगे जुकू वैली तो नागालैंड में है, तो जी हाँ, यह नागालैंड में भी है। एक्चुअली यह मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर है, तो कुछ पार्ट मणिपुर में है और कुछ पार्ट नागालैंड में। कयाना हिलॉक, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 921 मीटर्स है, यह मणिपुर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। मणिपुर में नेचुरल केव्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि थालोन केव और खांगखुई केव। अब बात करते हैं मणिपुर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की। यहाँ पर बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटी, एनआईटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मणिपुर के कुछ फेमस पर्सनालिटीज की। मैरी कॉम, इन्हें कौन नहीं जानता। शी इज वन ऑफ द लीजेंड्स ऑफ बॉक्सिंग। यह एकलौती बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 मेडल जीते हैं। मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था। सुशीला चानू, ये हॉकी प्लेयर हैं।
ये इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं। सावित्री हिसनाम, ये एक्ट्रेस हैं, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। हिसनाम कन्हैयालाल, ये थिएटर डायरेक्टर हैं, इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पर जाने से पहले थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।